हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2। और आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक क्या है? टॉपिक है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, यानी कि अधिकार के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन किया गया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, यानी कि सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र में। ऑलराइट, टॉपिक समझ में आ गया। चलिए तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट वे में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उसके लिए किसी भी तरीके की फीस आपसे नहीं ली जा रही है, यानी कि सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, जल्दी से जाइए और वहां से सारी जानकारी को प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। चलिए, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा। अब बात करी गई है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की, ठीक है। अब सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है? सरकार, सीधी सी बात है। तो जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का ही स्वामित्व होता है, ठीक है। अधिकांश परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है, किसका अधिकार होता है? सरकार का ही होता है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। उसे क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। अब हम बात करें निजी क्षेत्र की, ठीक है, तो निजी क्षेत्र किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। क्या बात कही गई है? वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है, यानी कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहेगा। किसका अधिकार रहेगा? एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होगा। कई सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कई सारी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, उन पर सिर्फ किसका अधिकार है? उस व्यक्ति का अधिकार है जिसकी वो कंपनी है। सीधी सी बात है। क्लियर है? सारी बात क्लियर? अब चलो बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके घर में आपकी दुकान है, उस पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। क्या उस पर सरकार का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब जैसे कि हम बड़ी बड़ी कंपनी की बात करें, नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी की बात करें, ठीक है, तो उन पर किसका अधिकार है? वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर में आती है, यानी कि सरकार का अधिकार है। ऑलराइट, आप जिस कंपनी में काम करते हो, मान लो आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, तो उस पर क्या सरकार का अधिकार है? नहीं। किसका अधिकार होगा? जो उस कंपनी का ऑनर होगा, मालिक होगा, उसका अधिकार होगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया कि कैसे अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अधिकार होता है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र की बात आएगी, उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, और प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर भी आके नहीं बोलेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, हमारे अनुसार काम करो। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बात तो ये हो गई। अब देखें, सार्वजनिक क्षेत्र को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकारी क्षेत्र की जितनी भी संपत्तियां होती हैं, किसका अधिकार होगा? चाहे वो सरकारी जमीन हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो, सरकार की कोई बड़ी कंपनी हो, ठीक है, सरकारी शासन व्यवस्था हो, किसका अधिकार होगा? किसका अधिकार होगा? जितने भी सार्वजनिक स्थल आपको दिखाई देते हैं, उन पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, पब्लिक सेक्टर का राइट होता है। ऑलराइट, फिर सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। भाई, सरकार का अधिकार है, सेवाएं कौन उपलब्ध करवाएगा? पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करवाएगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है।
फिर क्या है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, सरकार का अधिकार होता है, सरकार सभी के लिए काम करती है। जब सभी के लिए काम कर रही है तो सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अधिकार होगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण। यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम सामाजिक कल्याण, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों में, समाज के हित में कार्य करना है। ऑलराइट, फिर क्या है, रोजगार की सुरक्षा भी दी जाती है, इसमें बिल्कुल दी जाती है। इसलिए तो लोग सरकारी नौकरी के लिए मरते हैं कि भाई हमें भी सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी हमें भी चाहिए, ठीक है। लेकिन सरकारी नौकरियां हैं भाई गिनी चुनी की उंगलियों पे आप गिन लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सुरक्षा है, लाइफ लॉन्ग सुरक्षा है, लाइफ टाइम की सुरक्षा है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपको पैसे सरकार की तरफ से आते रहेंगे। क्लियर है? रिटायर होने के बाद भी सरकार आपको पैसे देती रहती है, फंड देती रहती है। क्लियर? फिर सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। वेतन सहित छुट्टी मिलती है आपको, आप छुट्टी पर हैं, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। कहीं देखा है ऐसा कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है? नहीं होता। काम करने जाएंगे, सीधी बात है, पैसा मिलेगा, काम करने नहीं जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के अंडर आप काम कर रहे हो तो आपको पेड लीव दी जाएगी। ऑलराइट, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। क्लियर है बात? तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात समझ में आ गई। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, किसका अधिकार है इस पर? गवर्नमेंट का अधिकार है। चले आगे, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। क्या होता है ये? परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। जो भी इसकी निजी क्षेत्र की संपत्तियां हैं उन पर किसका अधिकार होगा? उसी क्षेत्र का अधिकार होगा, उसी व्यक्ति का अधिकार होगा, उसी कंपनी का अधिकार होगा जिसकी वो है। सीधी सी बात है, चाहे उसके जमीन हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसकी कंपनी हो, चाहे उसका व्यापार हो, कुछ भी हो, ठीक है। किसका अधिकार? उस व्यक्ति का अधिकार, उस ऑनर का अधिकार जिसकी ये है। फिर क्या है? सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। जो भी सुविधाएं होंगी वो व्यक्ति है, वो कंपनी उपलब्ध करवाएगा। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। प्राइवेट सेक्टर का क्या काम होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और वहीं सार्वजनिक क्षेत्र का क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक कल्याण की भावना होती है, यानी कि समाज के हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर क्या कहता है, निजी क्षेत्र क्या कहता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए, ठीक। फिर क्या है? रोजगार व श्रमिक असुरक्षित रहते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार की कोई गारंटी नहीं है कि इतने साल तक आप आराम से एकदम निश्चिंत होकर फ्री होकर काम कर सकते हो, आपकी नौकरी पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। आती है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार सुरक्षित नहीं है, ठीक है। ना काम सुरक्षित है, ना काम करने वाले सुरक्षित हैं, दोनों बातें हैं। फिर क्या है? सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं नहीं दी जाती, पेड लीव नहीं दी जाती है कि आप काम पे ना जाएं तो आपको पैसा मिले, ठीक है। काम करने आओगे पैसा मिलेगा, काम करने नहीं आओगे पैसा नहीं मिलेगा। और अदर सर्विसेज भी आपको इस सेक्टर के द्वारा नहीं दी जाती हैं। तो ये सारी बातें हो गई किस बारे में? निजी क्षेत्र के बारे में। ऑलराइट, चलिए ये तो हो गया। अब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका है? हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, सामाजिक कल्याण की भावना से आगे बढ़ता है, पूरे समाज के कल्याण के लिए काम करता है, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, अधिकार सरकार का होता है। तो अब यही वो क्षेत्र है जिसकी भूमिका राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। कैसे मिलती है देख लेते हैं, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में क्या भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या विशेषता है, निजी क्षेत्र की क्या विशेषता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की एक नया टॉपिक आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बताइए। राष्ट्र के निर्माण में क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। देखा जाए तो देखो, ध्यान से सुनना, जितने भी पॉइंट हैं पूरे 5 पॉइंट को ध्यान से सुनना। पहली बात क्या कही है इसमें? ढांचागत सुविधाओं, ठीक है। ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है।
लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, कम से कम मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन प्लान की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। ठीक है, न्यूनतम मूल्य की बात आई है इसलिए वो बात अपन करते हैं। देखें भाई, एक एग्जाम्पल को समझना आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। हाँ जी, न्यूनतम मूल्य की बात आई है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी समझ लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है कि न्यूनतम मूल्य पर चीजें कैसे उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ही लेना आप, इससे काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहा जाता है, पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, क्या होता है ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस? क्या होता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, यानी कि बीपीएल परिवार के लोग हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, क्या बात कही जाती है इसके अंतर्गत? बीपीएल परिवारों को राशन दिया जाता है न्यूनतम मूल्य पर। किस पर? न्यूनतम मूल्य पर। क्लियर हो रही है बात? यानी कि जिनके पास राशन कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, उनको कम से कम मूल्य पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे बाजार में गेहूं की कीमत मान लो 30 रुपए किलो है तो उन्हें 2 या 3 रुपए किलो में गेहूं प्रोवाइड कराया जाएगा। बाजार में चावल की कीमत 50 रुपए किलो है मान लो तो उन्हें 5 रुपए किलो में गेहूं प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार राशन की दुकानों यानी उचित मूल्य की दुकानों से न्यूनतम मूल्य पर, राशन की दुकानों के द्वारा, उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा न्यूनतम मूल्य पर कम से कम प्राइस पर गरीबों को राशन उपलब्ध करवाती है। एग्जाम्पल हो गया क्लियर? ठीक है, फिर क्या है? अगली बात क्या है? ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात क्या है? आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। जिन जरूरी चीजों का प्रोडक्शन किया जाना है या बेचा जाना है उनको सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। फिर क्या है? अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है किसका? सार्वजनिक क्षेत्र का। और अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर ही योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना बनाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो प्लान बनाया, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कराया गया कि जितने भी लोग, ठीक है, जितने भी लोग भारत के गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनको कम से कम मूल्य पर हमें अनाज उपलब्ध करवाना है, राशन उपलब्ध करवाना है। ये क्या है? क्या है ये? सार्वजनिक कल्याण है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण है। क्लियर? फिर क्या है? 5वीं बात, श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको अच्छी कार्य सुविधाएं दी जाती हैं, वेतन दिया जाता है। यानी कि ओवरऑल सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करें तो जितने भी पॉइंट हमने जाने, ठीक है, उन हर एक पॉइंट के द्वारा हमें यह पता चलता है कि देश में जितने भी क्षेत्र काम कर रहे हैं अगर वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करवाती है और एक अच्छे देश का निर्माण करती है। यानी कि राष्ट्र के निर्माण में मुख्य रूप से भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र की देखी जाती है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की कहानी? बढ़ा जाए फिर आगे। चलिए अब देखो भाई, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। ठीक है, भारत में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? जल्दी बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? क्या भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है? बिल्कुल है।
जनसंख्या के मामले में भाई साहब हम पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं। दूसरी चीजों में पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। क्या ये अच्छी बात है? क्या ये गर्व का विषय है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? क्योंकि सारे संसाधन जुटाना इतनी सारी जनसंख्या के लिए पॉसिबल नहीं है, रोजगार देना पॉसिबल नहीं है, गरीबी दूर करना पॉसिबल नहीं है। समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हमारे देश में विद्यमान हैं, उनकी मुख्य जड़ किसको माना जाता है? बढ़ी हुई जनसंख्या को माना जाता है। ऑलराइट, तो भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है। कितना? 140 करोड़ को पार कर चुकी है। ऑलराइट, तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को कैसे प्रभावित करती है? अब एक देश है भारत, ठीक है, जनसंख्या हो गई है सबसे ज्यादा। क्या भारत का क्षेत्रफल बड़ा है? भारत में रोजगार के साधन बड़े हैं, भारत में लोगों के लिए खाना बड़ा है, भारत में लोगों के लिए रहने के लिए घर बड़े हैं, काम करने को रोजगार के अवसर बड़े हैं? नहीं बड़े हैं। क्यों? कि भारत जितना है वो तो उतना ही रहेगा ना, बढ़ तो नहीं जाएगी। जनसंख्या बढ़ रही है, एक व्यक्ति भाई पैदा हुआ, उसके हिसाब से थोड़ा सा क्षेत्रफल फिर बढ़ गया, ऐसा तो है नहीं। अब जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, रोज कई सारे बच्चे पैदा होंगे, अब लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? जंगलों को साफ किया जाएगा, जंगलों में फिर खेती करी जाएगी ताकि लोगों को खाना मिले, और फिर घर भी बनाए जाएंगे, यानी कि जंगल बचेंगे ही नहीं, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा? रोजगार के साधन चाहिए, रोजगार आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मेन मुद्दा तो यही है, मुख्य मुद्दा यही है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी पर असर डालती है। पहली बात क्या कही गई है यहाँ पर? रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उतने ही रेशियो में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? देश में एक बच्चा पैदा हुआ, उस हिसाब से एक रोजगार भी ऑटोमेटिकली बन गया? नहीं बना। ठीक है, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र, प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। लोग काम करते दिखते तो हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं होता जितने लोग काम करते हुए दिखते हैं। प्रोडक्शन उतना नहीं होता है तो उतना उन्हें इनकम भी नहीं होती, उतना फायदा भी नहीं होता है। फिर संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। संसाधन कितने हैं भाई? सीमित मात्रा में है, लेकिन जनसंख्या असीमित मात्रा में है। ठीक है, तो जनसंख्या संसाधन पर बोझ हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। ठीक, फिर क्या है? अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है, यानी कि प्रचंड बेरोजगारी की ही बात कही जा रही है। व्यक्ति ज्यादा हैं काम करने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए व्यक्ति ज्यादा हैं, लेकिन रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। अब काम करने को व्यक्ति ज्यादा है तो उन्हें पैसे कम मिलेंगे। ठीक है, जहां 4 व्यक्ति थे काम करने को, तो 4 व्यक्तियों को 100-100 रुपए दे दिए काम करने के। ऑलराइट, अब कितने व्यक्ति हो गए? अब जो है 8 व्यक्ति हो गए। अब 8 व्यक्ति हो गए, पैसे तो उतने ही दिए जाएंगे। ठीक है, ये 400 रुपए होते हैं। ठीक है, अब कितने पैसे बांटेंगे? उनमें 50-50 रुपए 8 व्यक्तियों में बांटे जाएंगे कि नहीं बांटे जाएंगे? क्लियर हुई बात? तो आय का स्तर कम हो गया। जहां पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब कितने रुपए मिले? अब मिलते हैं 50 रुपए। ऑलराइट, क्लियर हुई कहानी? यानी कि आय कितनी हो गई? कम हो गई, निम्न स्तर पर आ गई, जबकि इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम कम हो गई क्योंकि व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई। फिर क्या बात आती है? वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। जनसंख्या बढ़ी, लेकिन वस्तुएं और सेवाएं तो उतनी मात्रा में ही उपलब्ध है, तो क्या करेंगे? जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी डिमांड क्या है? ज्यादा है, ठीक, सप्लाई क्या है? सप्लाई कम है, तो क्या होगा भाई? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उतनी मात्रा में चीजें उपलब्ध है नहीं। चीजों को क्या कर दो? महंगा कर दो। महंगा कर दो, सभी लोग खरीद नहीं पाएंगे, डिमांड बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो ये सारी बातें किसमें आती हैं? तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित कर रही है।
चलिए, अब शहरी क्षेत्रों में रोजगार कैसे पैदा करे जाते हैं, शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए नए अवसर कैसे बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो देखें, क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, यानी कि जिस क्षेत्र में जो कला फेमस होती है, जिस क्षेत्र के लोग जिस कला को जानते हैं, शिल्प का मतलब होता है कला, तो कला से संबंधित उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए। एक तो ये हो गया। फिर क्या है, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। हर जगह अलग अलग घूमने की जगह होती है, पर्यटन यानी कि घूमना फिरना, ठीक है, टूरिज्म, उसको प्रोत्साहन देना, यानी कि हर जगह जो घूमने की जगह है उनको सुरक्षित कराया जाए, अगर उनको मरम्मत की जरूरत है तो उनकी मरम्मत कराई जाए, वहां पर कई सारे साधन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि जो घूमने आने वाले लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह घूमने के लिए जाता है, आप खुद को सोचें, ठीक है, आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं और अगर आपको सारी सुख सुविधाएं वहां पर मिल जाती हैं, ठीक है, कि मैं घूमने आया, यहाँ पर सारी सुविधाएं हमें मिली, तो आप क्या करेंगे, दूसरे लोगों को बोलेंगे कि भाई वो जगह अच्छी और सारी सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो यानी कि जो क्षेत्र घूमने फिरने वाले होते हैं वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, तो एक नया उद्योग बन जाएगा, पर्यटन उद्योग बन जाएगा और वहां से इनकम भी प्राप्त की जा सकती है। फिर अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन किया जाए, वे सरकारी नीतियां जिनकी जरूरत नहीं है उनमें चेंज कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मूलभूत सुविधाएं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसको प्रोवाइड कराना हर एक क्षेत्र में, और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि आज का युग किसका युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो टेक्निकल एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करवाना। अब जब लोग टेक्नोलॉजी से परिचित होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। फिर क्या है, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। लोगों को काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, कई सारे लोग तो इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। अब अगर वो कहीं पर पैसा उधार लेने जाते हैं तो बहुत ज्यादा ब्याज दर पर पैसा मिलता है, यानी कि पैसा तो उधार मिलेगा लेकिन बदले में आपको और ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि ऋण की जो दर है, ब्याज की जो रेट है वो बहुत ज्यादा होती है, तो लोग अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि लोग पैसा उधार ले सकें और अपना जो भी काम करना चाहें वो कर सकें, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की विधियां अपनाने से, इस प्रकार के काम करने से ज्यादा रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। चलिए, अब कृषि क्षेत्र की भी कुछ समस्याएं हैं, क्या है उनको भी जान लेते हैं, देखते हैं कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है। पहली समस्या तो ये है, कृषि क्षेत्र में असिंचित भूमि है। कृषि क्षेत्र में जो भूमि है, अधिकतर भूमि असिंचित है, यानी कि सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, ठीक। आय में उतार चढ़ाव है, बिल्कुल है, और सबसे बड़ा फैक्टर ये है आय में उतार चढ़ाव। कैसे होता है, अब देखो, कृषि कैसा व्यवसाय है, मौसमी व्यवसाय है, और कृषि किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है ना। अब जरूरी तो नहीं कि हर साल मानसून जो है पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कि बारिश की जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में हो, ठीक है। कभी कम होती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कभी बैलेंस रहती है, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी होती है। तो जरूरी नहीं कि कृषि में हमेशा एक सी पैदावार प्राप्त हो, जिस साल जैसी पैदावार प्राप्त होगी, जैसी फसल निकलेगी उसके अनुसार किसान की आय होगी, कभी कम होगी तो कभी ज्यादा होगी, यानी कि निश्चित आय नहीं होती है कृषि क्षेत्र में। एक ये समस्या है। कर्ज का बोझ, अब जो छोटे किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, वो क्या कर लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, ठीक है। कर्ज ले लेते हैं तो उस कर्ज को चुकाने के लिए ब्याज समेत कर्ज चुकाना पड़ता है, ठीक है। अब अगर समय पर नहीं चुका पाते हैं तो उस कर्ज को चुकाने के लिए भी दूसरी जगह से कर्ज लेना पड़ता है। क्लियर है बात। तो क्या है, किसान के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। फिर मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, यानी कि कृषि क्षेत्र में डायरेक्टली बात करी जा रही है मौसमी बेरोजगारी की। किसकी बात करी जा रही है, मौसमी बेरोजगारी की बात करी जा रही है, ठीक है। कैसे होती है मौसमी बेरोजगारी, यहां पर कहा गया है कि मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं मिलती है,
इस बात से क्या मतलब है, देखते हैं इसको भी। मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, यानी कि जो एग्जाम्पल लेते हैं खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल है, उसका मौसम कब से कब तक का होता है? खरीफ की फसल का मौसम है वही साहब जुलाई से अक्टूबर तक। जून जुलाई के आसपास जो है ये फसल बो दी जाती है, अक्टूबर में काट दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर फसल को बोया गया जुलाई में और अक्टूबर में फसल की कटाई हो गई। अब क्या होगा, जो अगस्त सितंबर के बीच के 2 महीने हैं, उन महीनों में क्या होगा? उन महीनों में क्या होगा, जो बीच के 2 महीने हैं अगस्त और सितंबर, उसमें व्यक्तियों को काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि काम कब था? जुलाई में। काम कब मिलेगा? अब अक्टूबर में। तो 2 महीने तक व्यक्तियों को कोई काम नहीं मिलेगा, यानी कि मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता कृषि क्षेत्र में। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। फिर क्या है, कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही किसानों की फसल आती है, फसल कटती है, उसके तुरंत बाद वहां के जो लोकल व्यापारी होते हैं, स्थानीय व्यापारी होते हैं, उनको अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से सौदा तय हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि जो छोटे किसान हैं, उन्होंने वहां के स्थानीय व्यापारियों से कर्जा लिया होता है और वो एक ही शर्त पर कर्जा देते हैं इनको। कौन सी शर्त? कि फसल जैसे ही आएगी आप हमें फसल को दे देंगे, तुरंत दे देंगे, कटाई के तुरंत बाद। ठीक है, तो क्या कटाई के तुरंत बाद फसल को बेचने की जरूरत होती है? अगर ना बेचो तो कोई हानि होती है क्या? फसल खराब हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कटाई के तुरंत बाद अगर आप फसल को बेचते हैं तो उतनी रकम आपको उस फसल की नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। अगर आप उस फसल को सुरक्षित रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं और आप वेट करते हैं कि जब इसके दाम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तब हम इस फसल को बेचेंगे। क्लियर हुई कहानी? तो अपन को ज्यादा इनकम प्राप्त होगी। लेकिन वहां के जो स्थानीय व्यापारी हैं, जिनसे छोटे किसानों ने कर्जा लिया होता है, वो इनको मजबूर कर देते हैं कि आपको हमें ही फसल बेचनी पड़ेगी और जैसी फसल कट के आ जाएगी तुरंत बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो लोग दाम बढ़ने की प्रतीक्षा नहीं कर पाते क्योंकि उनके कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। क्लियर है? तो उनको उतनी इनकम उस फसल से प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये सब समस्याएं कृषि क्षेत्र में किसानों को देखने को मिलती हैं। किसानों को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय क्या हो सकते हैं? जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, अगर उसमें और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है किस क्षेत्र में लगी हुई है? प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है अपने रोजगार के लिए। अब जिस क्षेत्र में इतनी ज्यादा जनता लगी हुई है तो रोजगार के ज्यादा अवसर उसी क्षेत्र में पैदा करे जाने चाहिए। कैसे करे जाएं, देख लेते हैं इसको। तो पहली बात क्या है, किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, कृषि उपकरण यानी कि खेती में जो भी मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर, अच्छी किस्म के बीज और पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक। अब ये सब चीजें महंगी आती हैं, किसानों के पास पैसा नहीं होता। लेकिन अगर इन सारी चीजों का प्रयोग, आधुनिक चीजों का प्रयोग कृषि में किया जाता है तो कृषि में पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब किसान अगर इन चीजों को नहीं खरीद पाता है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतनी कैपिटल नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए? किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए पैसा उधार दिया जा सकता है ताकि वो खरीद सकें और कृषि में पैदावार बढ़ा सकें। फिर सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। हमने देखा कि कृषि में सबसे बड़ी एक समस्या है असिंचित भूमि है, जमीन सिंचित नहीं है। तो जमीन को सिंचित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए बांध बनाए जाने चाहिए। ठीक है, फिर बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा सकती है। जो बीज है, उन्नत किस्म के बीज हैं, वो महंगे आते हैं। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स हैं, वो महंगे आते हैं, तो उसके लिए क्या करो? सब्सिडी दे दो। फिर भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है। किसान का जो अनाज आया, अब अनाज को लंबे समय तक वो कहाँ स्टोर करके रखेगा? तो भंडारण की सुविधा दो, जिसे हम वेयर हाउस के नाम से जानते हैं। वेयर हाउस में अनाज इकट्ठा रखा जाता है और कई सारी दवाइयों के प्रयोग से उस अनाज को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो फसल खराब ना हो, अनाज खराब ना हो। ठीक है,
परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि किसान को एक जगह से दूसरी जगह तक अपना अनाज ले जाने में, अपनी फसल ले जाने में दिक्कत ना हो। तो कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के ये सारे उपाय हो सकते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में भारत की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा लगी हुई है, उसी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए इन सारे उपायों के माध्यम से। कहानी आ गई समझ में पूरी? क्लियर है बात? चलिए, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। सेशन के साथ साथ आज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ तक की सारी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर है, कोई भी डाउट है, कोई भी शब्द भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अगला क्या होगा भाई साहब? एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होगा। चैप्टर खत्म हो चुका है, क्वेश्चन आंसर पर आना है। अब अपन करेंगे अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर को। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत से हमारा सेशन ज्वाइन कर पाए। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यानी किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क, एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।